हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हमारा क्वथनांक में उन्नयन इसको कर लिया था। अब हम आगे के दोनों जो अणुसंख्यक गुणधर्म है इसको यहाँ पर खत्म करेंगे। पहला है हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, ये बिल्कुल जैसा क्वथनांक में उन्नयन है वैसा के वैसा ही है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं हिमांक में अवनमन। तो यहाँ पर वापस से नया शब्द आया हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है? बर्फ से है, मतलब सीधा सा कि आप जब किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित करते हो, मतलब जल को अगर आप बर्फ में परिवर्तित कर रहे हो, तो जिस ताप के ऊपर वो परिवर्तित हो रहा है वही क्या कहलाता है? हिमांक। पर हमारी भाषा में या फिर कहें तो केमिस्ट्री के अंदर उसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? हिमांक की परिभाषा यह होगी कि जिस ताप के ऊपर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के समान हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? हिमांक। ठीक है ना, मतलब जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है उसे हम कहते हैं हिमांक। और हिमांक में अवनमन मतलब हिमांक में जो कमी आ रही है वो। देखो बच्चों, इधर समझना, ये जो है वो ठोस का वाष्प दाब है, जो बहुत ही कम होगा ठोस का वाष्प दाब। ठीक है, और ये किसका है? जल का वाष्प दाब। अब इस जल के वाष्प दाब को जब आप, मतलब जल को जब ठंडा करोगे तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। और कम होते होते जब वो ठोस के वाष्प दाब के बराबर आ जाएगा तब ये जो जल है आपका वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। पर मैंने क्या कर दिया, इस जल के अंदर क्या डाल दिया? अवाष्पशील विलय। जैसे अवाष्पशील विलय डाला तो इसका वाष्प दाब पहले की अपेक्षा क्या हो गया? कम। अब यहां से इसको ये ठोस के वाष्प दाब तक ले जाने के लिए आपको पहले से भी कम तापमान की आवश्यकता होगी। तो ये जो पहले से भी कम तापमान आपको लग रहा है, मतलब जो कमी आ रही है, उसी को हम कह रहे हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं इसको। जैसे उसमें ग्राफ बनाया था उसी तरह से ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पर भी। इधर ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? वही तापमान। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ? वाष्प दाब। ठीक है, अब इधर समझो, यहाँ पर एक लाइन में पहले ले लेता हूँ। ये जो है वो ठोस के वाष्प दाब है, ये जो लाइन है वो किसके लिए है? ठोस का जो वाष्प दाब है उसके लिए। अब समझना, जैसे कि मान लो मेरे पास था कोई विलायक ए। ठीक है, उसका वाष्प दाब अभी कितना है? इतना। जैसे जैसे उसका तापमान कम करूंगा, क्योंकि अब अपन क्या करने वाले हैं? तापमान कम करने वाले हैं। जैसे जैसे तापमान कम करूंगा वैसे उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होता जाएगा। और जिस ताप के ऊपर उसका वाष्प दाब इस ठोस के वाष्प दाब के समान हो जाएगा उस ताप के ऊपर आपका जो द्रव है वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ टी एफ नॉट। जिस तापमान के ऊपर आपका ये जो विलायक है वो क्या हो रहा है? हिमांक, मतलब हिम में परिवर्तित, बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, इस विलायक के अंदर क्या डाल दिया? अवाष्पशील विलेय। जैसे अवाष्पशील विलेय डाला तो डालते ही इसका जो वाष्प दाब था वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया? कम। अब यहां से इसका जब तापमान कम करोगे तो ये भी किस में जाएगा? परिवर्तित होगा। और जिस तापमान के ऊपर ये बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा उसको मैं बोल देता हूँ टी एफ। एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। और वहां पर हमने लिखा था टीबी, बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये जो तापमान में कमी आई या परिवर्तन आया उसको मैं बोलता हूँ डेल्टा टी एफ। क्या बोलता हूँ? डेल्टा टी एफ। ठीक है, और ये जो वाष्प दाब में कमी आई वही आपका क्या है? डेल्टा पी। ठीक है बच्चों, तो क्वथनांक में जो अवनमन है डेल्टा टी एफ वो हम किसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे टी एफ नॉट माइनस टी एफ। मतलब पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, जितनी कमी आई वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इधर समझना, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा के वैसा ही रहेगा ये पूरा, उसमें कुछ नया नहीं है। तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चित्र के अनुसार आप देख सकते हो, ग्राफ के अनुसार कि डेल्टा पी जो है वो किसके समानुपाती है? डेल्टा टी एफ के। मतलब ये कि ये जितना मान ज्यादा होगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो ये मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब डेल्टा पी वो किसके समानुपाती होता है? डेल्टा टी एफ के। ये हम ग्राफ के अनुसार बोल सकते हैं वाष्प दाब में जो कमी आ रही है वो हिमांक में अवनमन के समानुपाती है। और दूसरा किसके नियमानुसार? राउले। राउले के नियमानुसार, राउले के नियमानुसार हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा पी जो है वो किसके समानुपाती है? विलय के मूल भिन्न के, एक्स बी के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ?
डेल्टा टी एफ वो किसके समानुपाती हो गया, एक्स बी के, क्योंकि ये दोनों समानुपाती हैं, ये दोनों समानुपाती हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समानुपाती। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक स्थिरांक, कौन सा लगा दिया, के, और ये क्या लगा दिया, एक्स बी। फिर जैसे हम करते आए हैं वैसे ही डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स बी, मतलब बी के मूल भिन्न क्या हो जाएंगे, ये एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, आया ना। अब क्या करूंगा, इनको और अपन थोड़ा खोल लेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के गुणा ये क्या हो गया, डब्ल्यू बी बटे एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी, हुआ ये। फिर वही चीज, कैसा विलयन है आपका, तनु, तो तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा, तनु विलयन के लिए डब्ल्यू बी बटे एम बी जो होगा वो बहुत कम होगा, किससे, डब्ल्यू ए बटे एम ए से। तो हम इस चीज को यहाँ पर क्या मान लेंगे, नगण्य, नगण्य मान लेंगे, मतलब यहाँ पर इसको रखेंगे ही नहीं। तो अब आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के गुणा डब्ल्यू बी बटे एम बी, और डब्ल्यू ए बटे एम है तो डब्ल्यू ए नीचे रहेगा, एम ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, डब्ल्यू ए। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में गुणा करके एक नया स्थिरांक बनाऊंगा। इस नए स्थिरांक को हम क्या कहेंगे, के एफ। वहां पर के बी था, यहाँ पर क्या आ गया, के एफ, बाकी सेम टू सेम। और इन सूत्र को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बी बटे एम बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए, इसी को हम बोलते हैं मोललता। लास्ट लेक्चर में हमने सब देख लिया था ये। तो के एफ क्या है आपका, के एफ जो है वो है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। और m क्या है आपका, m जो है वो क्या है, मोललता, m क्या है, मोललता, ठीक है बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, इस मोललता के सूत्र को वापस से रखेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा टी एफ के एफ, और मोललता का सूत्र क्या था आपका, डब्ल्यू बी बटे एम बी, और यहाँ पर डब्ल्यू ए अगर आप ग्राम में लोगे तो किससे गुणा कर दोगे, 1000 से। आपको सूत्र किसका निकालना है, एम बी का, तो एम बी का सूत्र क्या हो जाएगा, ये एम बी यहाँ चला जाएगा, डेल्टा टी एफ यहाँ नीचे आ जाएगा, तो के एफ बटे डेल्टा टी एफ डब्ल्यू बी बटे एम बी नहीं सॉरी डब्ल्यू ए गुणा 1000। तो ये सूत्र मिल गया हमें विलेय का अणुभार निकालने के लिए, क्वथनांक सॉरी हिमांक में अवनमन। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो अब हम लास्ट जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म में है, परासरण दाब, उसको भी देख लेते हैं। अगर आप इसको वापस रिवीजन कर सकते हो, जो चीज समझ में नहीं आया उसको बैक करके देखो, आपको नोट्स बनाने हो तो वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ में लिखते भी चलें और इसको रिवीजन करते चलें, ठीक है। और फिर भी कोई समस्या रह जाए तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दें। आगे चलते हैं। तो अपनी अंतिम अणुसंख्यक गुणधर्म जो है उसका नाम है परासरण दाब। क्या होता है ये परासरण दाब, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो परासरण दाब मतलब, इधर समझना, सबसे पहले परासरण किसे कहते हैं उसको समझते हैं, फिर परासरण दाब क्या होता है उसके ऊपर आएंगे। जैसे कि ये मैंने कोई पात्र लिया है, यहाँ बीच में मैंने लगा दी है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। ये कौन सी झिल्ली है आपकी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या करती है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली, इधर समझना। यहाँ पर मैंने क्या कर रखे हैं, दोनों तरफ द्रव भर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है मैंने, इस तरफ तो मैंने भरा है
विलियन, मतलब जैसे कि आप मान लो शक्कर का विलियन भरा हुआ है, पानी के अंदर शक्कर घोल के, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक। मतलब एक तरफ तो मैंने विलेन भरा है, एक तरफ मैंने क्या भरा है, विलायक। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सांद्रता क्या है, अधिक, और यहाँ पर विलायक के अंदर सांद्रता जो होगी वो क्या होगी, होगी नहीं, कम होगी, सांद्रता कम। मतलब क्या होता है कि जब आपने एक अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा रखा है और एक तरफ तो निम्न सांद्रता वाला और एक तरफ उच्च सांद्रता वाले विलयन को भर रखा है, तब क्या होता है कि विलायक के जो अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसमें से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ विलायक के अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, गमन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परासरण। इसको हम क्या कहते हैं, परासरण। वापस समझना कि जब विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परासरण। अब मैंने क्या किया कि इस तरफ लगा दिया एक पिस्टन। पिस्टन मतलब यहाँ पर वो अपन ने लगा दिया पैक करके, ठीक है। और ऊपर से मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, अब प्रेशर, दाब लगाऊंगा यहाँ से, ऊपर से इसको दबा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो क्या कर रहा हूँ, पिस्टन लगा दिया, अब मैं ऊपर से दाब लगा रहा हूँ। जैसे दाब लगाऊंगा, जैसे जैसे दाब बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जा रहे थे उनका जाना क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। और एक दाब ऐसा आएगा जिस दाब के ऊपर ये विलायक के अणु यहां से यहां जाना क्या कर देंगे, बंद। मतलब जिस दाब के ऊपर परासरण रुक जाएगा उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। मतलब परासरण दाब की परिभाषा क्या हो गई, परासरण रोकने के लिए आवश्यक दाब जो होगा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब वह न्यूनतम दाब जिसके लगाने से परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है वही दाब कौन सा होगा, आपका परासरण दाब। और परासरण दाब जो होता है उस परासरण दाब को हम किससे दर्शाते हैं, पाई से। और परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है यहाँ पर, तो सी का मतलब होता है सांद्रता, वो आपको दिया हुआ होता है मोलरता वगैरह जो भी है वो, ठीक है, वो सांद्रता होगी। आर कौन सा है आपका, आर है आपका गैस स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक है, गैस स्थिरांक। इसका मान भी दिया हुआ होता है, वैसे आपको याद भी रखना है, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी, 0.0821, ठीक है। ये हो गया आपका आर गैस स्थिरांक का मान। और टी क्या होता है, टी होता है तापमान। तो बस ये चीजें आपको दी हुई होंगी, इससे आपको क्या निकालना है, परासरण दाब। तो परासरण दाब का सूत्र हो गया पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। अच्छा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू सी मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब क्या हो गया, मोलरता ही ना। मोलरता को हम कैसे लिखते हैं, मोलों की संख्या और विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। और ये क्या है आपका आर टी, ठीक है। और ये मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं डब्ल्यू पी बटे एम बी। और यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लूँ तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 1000 से, साथ में ये आर टी तो है ही। अगर मुझे अणुभार निकालना है विलेय का, तो अणुभार का सूत्र क्या हो जाएगा, एम बी इधर चला जाएगा तो पाई कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये सूत्र क्या हो गया, डब्ल्यू बी बटे पाई, हाँ ऊपर क्या है आर टी, यहाँ पर क्या है विलयन का आयतन मिलीलीटर में और 1000 से गुणा। तो एक ये सूत्र हो गया और एक ये सूत्र, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है बच्चों। तो इनका उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, परासरण दाब। तो यहाँ पर खत्म होती है अपनी चारों के चार जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे
असामान्य अणुभार वगैरह जो होता है वो, और बार्नहाफ गुणांक के बारे में। ओके।